याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाला ऑब्जेक्टिव का ये सीरीज अब स्टार्ट हो गया। तो रेगुलर 2 ऑब्जेक्टिव का सीरीज, क्योंकि हर सब्जेक्ट को हम लोग चैप्टर वाइज कर लिए हैं लाडलू। तो चैप्टर वाइज करने के बाद अब बचता है इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे इंपॉर्टेंट वाले डेली के डेली, है ना। एक 6:30 बजे शाम में और एक 8:30 बजे शाम में, ठीक है। चलो सो याद रख लेना। सबसे पहला सवाल है आपके इस ऑब्जेक्टिव वाले सीरीज ले कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। अब मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं भाई साहब? प्रेम ख्यात्मक काव्य परंपरा के, याद रख लेना, परंपरा, ठीक है, परंपरा, क्लियर है। चलो तो भाई साहब एक एक चीज़ को बहुत बखूबी तरीके से बताऊंगा, बस अब सुनो। आपको ये नहीं बोल रहा, आप ध्यान से देखो भाई साहब। अगर तुमने सुनना भी स्टार्ट कर दिया तो तुम्हें ऑलरेडी पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे बेहतर तरीके से। क्लियर है मेरी बातें? दिमाग में जा रही है मेरी बातें? हाँ। जायसी ने अपने आँख की तुलना किससे की है? तो जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना किससे की है मेरे भाई? दर्पण से की है, याद रख लेना। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। जायसी का पूरा नाम क्या था? तो एग्जाम में देगा तो लिखोगे आप मलिक मोहम्मद जायसी, मतलब आप मारोगे यार, ठीक है। क्या मारोगे? ऑब्जेक्टिव, मलिक मोहम्मद जायसी नाम था इनका। क्लियर है। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं 3 नंबर। जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो कौन से काव्य धारा से जुड़े थे? कौन? जायसी जी। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा से ये जुड़े थे। क्लियर है। जस्ट अ सेकेंड, आवाज़ को म्यूट कर देते हैं। चलो अब अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी मेरे भाई, ठीक है। चलो 4 नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्लियर है। 3 सवाल तो याद हो गया होगा, इंपॉर्टेंट वाले सारे सीरीज हैं, तो बेहतर तरीके से सारे वीडियोस आपको देखते हुए चलने हैं। पूरे कोर्स मैंने पढ़ा रखे। सूरदास किस धारा के कवि थे? तो सूरदास जो थे ना मेरे भाई, वो कृष्ण शरई के, है ना, यानी कि कृष्ण भगवान के, याद रख सकते हो, ठीक है। चलो तो याद रखना, कृष्ण शरई ऐसे भी लिखाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बस याद रखो। मैं क्या बोल रहा हूँ बस आपको सुनना है, मैं क्या बोल रहा हूँ बस आपको सुनना है, देखना है, अच्छे से याद करना है, एनालिसिस करना है कि भाई तुम्हें कितना याद है। इम्पोर्टेंट जब करा रहा हूं तो तुम बताओगे तुम्हें कितना याद है। डेफिनेटली। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को सूचना दी जाती है। तो प्रथम पद में कृष्ण भगवान को भोर होने की सूचना दी जाती है कि अब तो जाग जाओ, अब तो जाग जाओ मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने। माँ बोल रही है, यशोदा माँ, कि अब तो जाग जाओ मेरे लल्ले, अब क्या हो गई है? सुबह हो गई है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं भाई साहब? तो ये हैं भक्ति काल के कवि, है ना। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे भाई साहब? भक्ति काल के, याद रख लेना। सूरदास का नाम लिया है वो भी याद रखना। और अगला सवाल हम लोग करेंगे 7 नंबर। 7 नंबर करेंगे, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तुलसी जी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है लाडलो? आपको बताना है। तो निर्बल के रूप में, दाता के रूप में, भिखारी के रूप में, या कोई भी नहीं। तो उन्होंने अपने आप को एक भिखारी के रूप में बताया है, दर्शाया है दूसरे पद में, याद रख लेना, तुलसी जी ने, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। चलो अगला सवाल देख लो, जो कि 8 नंबर का सवाल है। तुलसी को किस चीज़ की भूख थी? तुलसी को किस चीज़ की भूख थी लाडलो? चलो फटाक से, किस चीज़ की? भक्ति की भूख थी, है ना। आप सबके कमेंट्स आते हैं कि भैया हर सब्जेक्ट कराइए, तो हाँ 2 टाइम याद रख लो और बेहतर तरीके से डेली ऑब्जेक्टिव आपके आते रहेंगे। तुलसीदास के पठित पद में किस भाषा में, मतलब जो तुलसीदास ने जितने भी पाठ लिखे हैं, जितने भी पद लिखे हैं, वो सब किस भाषा में है लाडलो? वो सब किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। कौन से भाषा में है? अवधी भाषा में है। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करें, 10वां नंबर सवाल के ऊपर बात करें। चलो, रघुवीर सहाय 20वीं सदी के उत्तरार्ध एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा, यानी कि कवि के साथ साथ तथा क्या थे? एक पत्रकार थे। क्या थे लाडलो? एक पत्रकार थे। याद रखें ना, रघुवीर सहाय कवि के साथ साथ क्या थे? एक पत्रकार थे, है ना। चलो अगला 11 नंबर का सवाल है। जरूर सब्सक्राइब करना यार, दोस्तों में शेयर करना, और हिंदी पूरा कंप्लीट करना चाहते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से कर सकते हो। रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए हैं? कौन से सप्तक की बात कर रहा है? तो दूसरा सप्तक में रघुवीर सहाय, है ना। इम्पोर्टेंट वाले साले के साले, साले नहीं, सारे के सारे, हाँ सारे के सारे जो हैं चैप्टर से निकाले गए हैं। रघुवीर सहाय ने कमोदी नामक केंद्र की स्थापना और संचालन किया।
रघुवीर सहाय ने कौमुदी नामक केंद्र की स्थापना भी किया और उसका संचालन भी किया था लाडलो अपनी और समकालीन कवि के वाचन के लिए। याद रहेगा, अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए। क्लियर है? आराम से करोगे तो ही रिलैक्स तरीके से आप सारी चीज़ें कर पाओगे, बेहतर तरीके से कर पाओगे और आपको मज़ा आएगा। विनोद कुमार जी का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार जी का जन्म कब हुआ था लाडलो? तो 1 जनवरी 1937 में। 1 जनवरी 1937 में विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था, है ना। तो यहाँ पर विनोद कुमार दे दिया है, ठीक है, शुक्ल छोड़ दिया है, तो पूरा नाम याद रख लेना। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? लो, उन्हीं से रिलेटिव एक और सवाल आ गया। तो रायपुर, छत्तीसगढ़ के अंदर विनोद कुमार शुक्ल का भाई साहब, ठीक है, जो निवास स्थान है वो कहाँ है? रायपुर, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के अंदर है। और अगला जो 15 नंबर सवाल है कि विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं? विनोद कुमार शुक्ल जी कौन से विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम किया था? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलो आगे देख लो लाडलो, 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल, नौकरी की कमीज़ क्या है? नौकर की कमीज़ एक उपन्यास है, एक उपन्यास है। नौकर की कमीज़ क्या है? एक उपन्यास है। मज़ा आ रहा है हिंदी करने में यार, है ना। सब चैप्टर कराने के बाद आपके ना ये करा रहा हूँ, तो बेहतर तरीके से कंप्लीट तैयारी आप सभी को देता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई आया और अधूरा दे दिया, नहीं। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक निम्नलिखित में से कौन से पद पे रहे थे? बेसिकली अतिथि साहित्यकार के पद पे रहे थे। डी नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा होगा, है ना। डी नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा होगा लाडलो, बेहतर तरीके से। चलो, तो 17 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी याद रख लेना। 2 साल 94 से 96 अतिथि के। अगला जो 18 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य के किस विद्या का संग्रह है? मेरे भाई ये तुम्हारे लिए है भाई, बताओ फटाक। कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह। क्लियर है? मज़ा आ रहा है? सिर्फ क्वेश्चन पे आप ध्यान दो ना यार। बिस्मत शब्द का अर्थ क्या होता है? बिस्मत शब्द का अर्थ होता है अचरज। याद रख लेना, ये जो बिस्मत शब्द आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है अचरज, है ना। क्लास कितना बजे डेली क्लास कितना बजे? 1 साढ़े 6 बजे, 1 साढ़े 6 बजे, 1 साढ़े 8 बजे। किसका? ऑब्जेक्टिव का। याद रख लेना। वामता शब्द का अर्थ क्या होता है लाडलो? वामता का होता है विपरीतता। क्या होता है? विपरीतता। वामता शब्द का अर्थ क्या होता है? विपरीतता, है ना। अगला, अतकथ्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अतकथ्य शब्द, है ना, अकथ्य शब्द का मतलब क्या होता है लाडलो? अकथ्य का मतलब होता है जिसे कहा ना जा सके। अकथ्य शब्द है ना। सॉरी फॉर मिस्टेक, कोई बात नहीं, आराम से आप कर सकते हो। अगला 22 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे लाडलो? तो जगदीश चंद्र मालूम एक निबंधकार थे। एक निबंधकार थे। कौन? जगदीश चंद्र माथुर। अगला सवाल 23 नंबर, ज़्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट देना है बेहतर से तैयारी करने के लिए, है ना। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे? बिहार के। ये तो हर बच्चे को याद होगा, हर बच्चे के जुबान पर होगा, बिहार के, है ना। कितना सही होगा जरूर बताना। अगला जो 24 नंबर का सवाल है, 24 नंबर कह रहा है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? तो नील की, है ना। बिहार में भाई साहब नील की खेती का आविष्कार कर दिया था अंग्रेज लोगों ने। नील की खेती कराते थे लोगों के पास। तुम्हारे पास जितना ज़मीन है उसका एक हिस्सा में वो खेती कराते थे, सोचो, ठीक है। और अगला, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म अगर किसी को याद है तो बताओ। 8 जनवरी 1925 में। 8 जनवरी 1925 में। ये तुम्हारे लिए भाई साहब रामबाण साबित होगा। ये सीरीज़ जितने वीडियोज़ लेकर आऊँगा बहुत तैयारी धाकड़ वाली होगी। कौन सी कृति राकेश की नहीं है? कौन सी कृति राकेश की इसमें से नहीं है? एक और ज़िंदगी तो है, अंधेरे बंद कमरे भी हैं, और आधे अधूरे लिखा था। ये इतिहास और आलोचना नहीं लिखा है ना। इतिहास और आलोचना नहीं लिखा है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि 27 टोटल थे तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो जानवर और जानवर है, और जिंदगी मुस्कुराई नहीं है, कोसी घाटवार नहीं है।
एक चीज़ अगर मैं आपको दिखा दूँ लाडलो, ध्यान से देख लो, इसका आंसर भी है ना। तो ये पूरा PDF है भाई साहब। अगर चाहते हो कि पूरा एक ही में PDF हो, है ना, तो आपको मात्र कितना पे करना होता है, पूरा मतलब हर सब्जेक्ट का पूरा आपको मिल जाए एक PDF में, कोई भी सब्जेक्ट, तो 29 रुपये आपको लगेगा मात्र। व्हाट्सएप करना है भाई साहब, नंबर तुम्हें पता है नीचे दे रखा था, है ना। सो बेहतर तरीके से 29 रुपये में आप पूरे ऑब्जेक्टिव का एक PDF ले सकते हो, ऑल चैप्टर, इंग्लिश में भी, बायो केमिस्ट्री, जो भी तुम्हें लेना है। बेस्ट ऑफ लक लाडलो, मिलते हैं।